नमस्ते। आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधे उतर रहे हैं प्राचीन भारतीय चिकित्सा के एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता के एक खास अध्याय में। यह है सूत्रस्थान का 10वां अध्याय, महाचतुष्पाद अध्याय। हमारा मकसद है इस अध्याय के उस हिस्से को विस्तार से और सरल भाषा में समझना, जहां रोगों को उनकी साध्यता यानी उनके ठीक होने की संभावना के आधार पर बांटा गया है। ये जानना कि कोई रोग कितना आसान या मुश्किल है या इलाज के योग्य है भी या नहीं। और इस विषय की गहराइयों को समझने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। नमस्ते। ये विषय वाकई आधारभूत है। किसी भी चिकित्सा पद्धति में रोग का सही आकलन, खासकर उसकी साध्यता का अंदाजा लगाना, ये उपचार की पूरी रणनीति तय करता है। और चरक संहिता ने इस पर जिस बारीकी से विचार किया है वो आज भी हैरान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि रोगों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है, साध्य जिनका इलाज हो सकता है और असाध्य जिनका इलाज संभव नहीं। ये तो काफी सीधा वर्गीकरण लगता है। हाँ, ये पहला स्तर है। लेकिन चरक यही नहीं रुके। असल गहराई इसके आगे है। स्रोत बताते हैं कि इन दोनों मुख्य श्रेणियों के भी दो उप प्रकार हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर 4 स्थितियां बनती हैं जो रोग की गंभीरता और इलाज की संभावना को बहुत सूक्ष्मता से आंकती हैं। ये 4 हैं: सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और अनुपक्रम या प्रत्याख्येय। इसे आप एक तरह का प्राचीन प्रोग्नोस्टिक एल्गोरिदम समझ सकते हैं जो कई सारे कारकों को ध्यान में रखता है। अच्छा, प्रोग्नोस्टिक एल्गोरिदम, ये सुनने में दिलचस्प है। तो चलिए पहली श्रेणी से शुरू करते हैं, सुख साध्य। नाम से लग रहा है कि ये सबसे आसान मामले होंगे। स्रोत इनके बारे में क्या खास लक्षण बताते हैं? बिल्कुल, सुख साध्य यानी जो सुखपूर्वक आसानी से साधे जा सके। इसके लिए कुछ स्पष्ट मानदंड दिए गए हैं। स्रोत के अनुसार कोई रोग सुख साध्य तब माना जाता है जब पहला, रोग के कारण यानी हेतु, शुरुआती लक्षण यानी पूर्व रूप और मुख्य लक्षण यानी रूप ये बहुत हल्के हों। अल्प कहा गया है, मतलब उनमें तीव्रता न हो। हल्के हों। दूसरा, रोग को पैदा करने वाला जो दोष है, मान लीजिए वात, पित्त या कफ, उसके गुण, रोगी के शरीर की प्रकृति, दूष्य यानी प्रभावित होने वाले धातु, देश यानी स्थान और काल यानी मौसम, इनके गुणों से मेल न खाते हों, उनमें समानता न हो। ये दूसरा बिंदु थोड़ा और समझाएंगे? दोष का प्रकृति वगैरह से मेल न खाना, ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझें कि अगर रोग पैदा करने वाले दोष के गुण और शरीर या वातावरण के गुण एक जैसे हों तो रोग को शरीर में अपनी जड़ें जमाने और बढ़ने के लिए एक, कहना चाहिए कि अनुकूल माहौल मिल जाता है। अच्छा। वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर गुण विपरीत हों तो शरीर और माहौल ही उस रोग के फैलने में एक तरह की रुकावट पैदा करते हैं, जिससे इलाज आसान हो जाता है। समझ गया। यानी बाहरी और भीतरी माहौल रोग के पक्ष में ना हो। और क्या लक्षण है सुख साध्य के? हाँ, आगे के लक्षण है। तीसरा, रोग का मार्ग एक ही हो। गतिहा एका कहा है, यानी रोग शरीर के किसी एक ही तंत्र या हिस्से तक सीमित हो, पूरे शरीर में या कई मार्गों में फैला हुआ ना हो। ठीक है। चौथा, रोग नया हो, नवत्वम च। ओके। क्योंकि नए रोग की जड़ें गहरी नहीं होती। हाँ, ये तो है। जबकि पुराने रोग शरीर में जम चुके होते हैं। पांचवा, रोग के साथ कोई अन्य उपद्रव या जटिलता, कॉम्प्लिकेशन न जुड़ी हो। उपद्रवो न च। ओके। छठा, रोग की उत्पत्ति में मुख्य रूप से केवल एक ही दोष बिगड़ा हो, दोषश्चेकः समुत्थितः। जी। जब एक से ज्यादा दोष शामिल होते हैं तो स्थिति हमेशा ज्यादा जटिल हो जाती है। सातवां, रोगी का शरीर हर तरह की औषधि और उपचार को सहन करने में सक्षम हो, देह सर्व औषधिक्षमः। कमजोर या असंवेदनशील शरीर उपचार में बाधा डाल सकता है ना? सही बात है। और आठवां, जिसे शायद सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, चिकित्सा के चारों पैर, चतुष्पाद, जिसे कहते हैं वैद्य, औषधि, परिचारक और रोगी। काबिल डॉक्टर, सही दवा, कुशल सहायक और हिम्मत वाला, सहयोग करने वाला मरीज। अरे वाह, ये तो वाकई एक आदर्श स्थिति है। मतलब अगर ये 8 बातें पूरी हों तब जाकर कोई रोग सुख साध्य कहलाता है। ये तो लगता है बहुत कम मामलों में होता होगा। हाँ, शायद। यानी सिर्फ बीमारी का हल्का होना काफी नहीं, इलाज के सारे संसाधन भी उत्तम हो तभी बात बनती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये आदर्श स्थिति है और शायद इसीलिए साध्य रोगों का दूसरा प्रकार भी बताया गया है, कृच्छ्र साध्य। कृच्छ्र साध्य। कृच्छ्र का अर्थ ही होता है कठिनाई, मुश्किल। तो ये वो रोग हैं जिनका इलाज संभव तो है पर बड़ी मुश्किल से, बहुत यत्न और समय लगाकर होता है। तो कृच्छ्र साध्य का मतलब सिर्फ मुश्किल है या इसमें यह भी छुपा है कि नतीजा पक्का नहीं? इसमें दोनों बातें हैं।
मुश्किल तो है ही और सफलता की गारंटी भी कम हो जाती है। इसके लक्षण या स्थितियां सुख साध्य से विपरीत या मध्यम दर्जे की होती हैं। स्रोत बताते हैं कारण पूर्व रूप और रूप मध्यम बल वाले होते हैं, न बहुत हल्के न अत्यंत तीव्र, मध्यम। ठीक है। काल यानी समय या ऋतु, प्रकृति यानी शरीर की बनावट, दूष्य यानी प्रभावित धातु, इनमें रोग के दोषों से कुछ कुछ समानता मिलने लगती है। सामान्य अन्यतमस्य वा ये रोग को टिके रहने में मदद करता है। अच्छा। खास तौर पर अगर रोगी गर्भवती स्त्री, बच्चा या बुजुर्ग हो, गर्भिणी बाल वृद्धानाम, तो सामान्यतः सुख साध्य लगने वाला रोग भी कृच्छ साध्य बन सकता है। हाँ, क्योंकि उनकी शारीरिक अवस्था बिल्कुल, वो उपचार को जटिल बना सकती है। फिर रोग अक्सर शरीर के मर्म स्थानों में होता है, वाइटल पॉइंट्स जिसे कहते हैं, जैसे हृदय, मस्तिष्क या संधियों यानी जोड़ों में, या अस्थि यानी हड्डियों जैसे गहरे स्थानों में स्थित होता है। मर्म, अस्थि, संधि, आश्रितम। जहां दवा का पहुंचना या बाहरी उपचार करना मुश्किल होता है। सही है। जब रोग शरीर के एक से अधिक यानी 2 मार्गों को प्रभावित करे, रोगंग द्विमार्गंगम, जैसे मान लीजिए श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में समस्या हो, ओके। रोग पुराना हो चुका हो, लंबे समय से शरीर में बना हुआ हो, चिरस्थितम, पुराना रोग। हाँ। जब एक के बजाय 2 दोष एक साथ बिगड़े हों, द्विदोषजम, और ऐसी स्थितियां जहां शस्त्र कर्म यानी सर्जरी, क्षार कर्म या अग्निकर्म जैसे विशेष उपचारों की जरूरत हो, लेकिन रोगी की स्थिति या रोग के स्थान के कारण ये उपचार आसानी से या सुरक्षित रूप से न किए जा सकते हों। शस्त्राधिक्रमान कृत्वा यत्नतः कृच्छ सिद्ध्यत। समझ गया। मतलब यहाँ बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो इलाज को लंबा, मुश्किल और कहना चाहिए कि अनिश्चित बना देते हैं, भले ही सैद्धांतिक रूप से रोग साध्य श्रेणी में आता हो। ये असलियत के ज्यादा करीब लगता है। सुख साध्य और कृच्छ साध्य तो समझ आ गया, यानी जहां उम्मीद है, लेकिन चरक संहिता उन स्थितियों के बारे में क्या कहती है जहां इलाज मुश्किल या नामुमकिन लगता है? यहीं असाध्य रोगों की बात आती होगी, है ना? बिल्कुल। अब हम असाध्य यानी इनक्योरेबल रोगों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहां भी चरक ने इसे बस लाइलाज कहकर नहीं छोड़ा। इसमें भी 2 स्तर बताए हैं जो रोगी की स्थिति और जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। पहली श्रेणी है याप्य। याप्य? इसका क्या मतलब हुआ? अजीब सा शब्द है। हाँ, याप्य शब्द यापन से बना है, जिसका मतलब है किसी तरह निभाना, गुजारा करना या समय काटना। तो याप्य रोग वो है जो पूरी तरह ठीक तो नहीं होते, लेकिन सही देखभाल, परहेज और थोड़ी बहुत चिकित्सा से उन्हें इस तरह संभाला जा सकता है कि रोगी उनके साथ अपना जीवन बिता सके। अच्छा। आज की भाषा में हम इसे शायद कुछ क्रॉनिक बीमारियों के मैनेजमेंट या पैलिएटिव केयर से जोड़कर देख सकते हैं। हाँ, पैलिएटिव केयर जैसा कुछ। हालांकि ये पूरी तरह वही नहीं है, पर समझने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, तो ये मैनेज करने वाली बीमारियां हैं। हाँ। स्रोत इनके क्या लक्षण बताते हैं? याप्य रोगों की पहचान के लिए स्रोत ये लक्षण बताते हैं। रोगी को आराम या सुख तभी तक मिलता है जब तक वो बताए गए पथ्य यानी सही आहार विहार नियमों और परहेज का सख्ती से पालन करता है। पथ्याहार विहार सेवनम। जब तक नियम माने। हाँ, पथ्य पालन से रोग के लक्षण कुछ कम या शांत तो रहते हैं, लभेत सुखम अल्पम, लेकिन रोग जड़ से कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। जैसे ही रोगी थोड़ा सा भी अपथ्य करता है यानी परहेज तोड़ता है या गलत खान पान करता है, रोग तुरंत और तेजी से बढ़ जाता है। अत्यंतम हेतुना आशु प्रवर्तकम। ओहो, मतलब जरा सी चूक और। हाँ बिल्कुल। फिर ये रोग अक्सर शरीर में गहरे स्थित होते हैं, गंभीरम, कई धातुओं या ऊतकों को प्रभावित करते हैं, बहुधातु स्तंभ, और महत्वपूर्ण अंगों मर्मस्थानों या संधियों में बसे होते हैं, मर्मसंधि समाश्रितम। गहरे और फैले हुए। जी, ये रोग शरीर में स्थायी रूप से बने रहते हैं, कभी पूरी तरह जाते नहीं, नित्यानुशायिनम रोगम, और अक्सर 2 दोषों के एक साथ बिगड़ने से होते हैं, द्विदोषजम। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, शेषत्वादायुषो याप्यम। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि रोगी उस रोग के साथ इसलिए जी पा रहा है क्योंकि उसकी आयु अभी शेष है। अच्छा। इसलिए नहीं कि रोग नियंत्रण में आ गया है या ठीक हो रहा है। आयु पूरी होने पर वही रोग मृत्यु का कारण बन सकता है। ओहो, तो ये एक तरह की जीवन भर चलने वाली जद्दोजहद है, जहां संतुलन बनाए रखना ही कुंजी है और थोड़ी सी चूक भारी पड़ सकती है। ये जानना रोगी और वैद्य दोनों के लिए कितना जरूरी है। अब आते हैं असाध्य की दूसरी और अंतिम श्रेणी पर। वो क्या है? असाध्य की दूसरी श्रेणी है अनुपक्रम या प्रत्याख्या। अनुपक्रम, प्रत्याख्या। अनुपक्रम मतलब जिस पर अब कोई उपचार क्रम लागू नहीं हो सकता,
और प्रत्याख्य मतलब जिसे वैद्य अस्वीकार कर दे, यानी इलाज शुरू करने से ही मना कर दे। ये वो अवस्था है जहां चिकित्सा की सारी संभावनाएं समाप्त मानी जाती हैं और कोई भी हस्तक्षेप व्यर्थ या हानिकारक हो सकता है। इसके लक्षण तो निश्चित ही बहुत गंभीर होंगे। हाँ, इसके लक्षण बहुत स्पष्ट और गंभीर होते हैं, जो बताते हैं कि अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है। यह रोग याप्य अवस्था से भी आगे बढ़ चुका होता है। अक्सर इसमें तीनों दोष वात, पित्त, कफ एक साथ बहुत ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं। तम प्रत्याचक्षित त्रिदोषजम। तीनों दोष। हाँ, यह चिकित्सा की क्रियाओं और पहुंच के रास्ते को पार कर चुका होता है। क्रिया पथम अतिक्रांतम मतलब दवा या उपचार अब रोग तक पहुंच ही नहीं सकते या असर नहीं कर सकते। रोग शरीर के सभी मार्गों में फैल चुका होता है। सर्व मार्गानुसारिणम, कोई भी अंग या तंत्र इससे अछूता नहीं रहता। रोगी में तीव्र मानसिक लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे अत्याधिक बेचैनी या छटपटाहट, औत्सुक्य, किसी भी चीज में मन न लगना या घोर निराशा, अरति और भ्रम, चेतना की कमी या मोह, औत्सुक्यारति सम्मोहम, मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। बहुत ज्यादा। इंद्रियां नष्ट होने लगती हैं या उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है। इंद्रियाणाम नाशुणम, रोगी को दिखना, सुनना, सूंघना, चखना या स्पर्श महसूस होना बंद हो जाता है। बाप रे। रोगी अत्यंत दुर्बल हो जाता है। दुर्बलम, शरीर का मांस और रक्त सूखने लगता है। मांस शोणित क्षयम, और उसे भोजन से पूरी तरह अरुचि हो जाती है। और सबसे निर्णायक संकेत इसमें अरिष्ट लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। समारिष्ठम, अरिष्ट लक्षण आयुर्वेद में बताए गए वो खास चिन्ह हैं जो निश्चित मृत्यु के निकट होने का संकेत देते हैं। ये जानना वैद्य के लिए कितना जरूरी रहा होगा, ताकि वो झूठी उम्मीद न बनाए। बिल्कुल। रोगी को अनावश्यक कष्ट न दें और अपने संसाधनों को वहां लगाए जहां कुछ सकारात्मक परिणाम की आशा हो। ये एक तरह की नैतिक और व्यवहारिक गाइडलाइन भी लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक और दिलचस्प बात हमारे स्रोत बताते हैं। कुछ खास बीमारियों के उदाहरण दिए गए हैं जहां ये सामान्य नियम सुखसाध्य कृच्छ साध्य वाले थोड़े बदलते हुए लगते हैं। ये अपवाद जैसे हैं जो इस वर्गीकरण को और भी सूक्ष्म बनाते हैं। हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि चरक का विश्लेषण कितना गहरा था। वो सिर्फ सैद्धांतिक नियम बनाकर नहीं रुके, बल्कि वास्तविक रोगों पर उन्हें लागू करके उनकी जटिलताओं को भी समझा। जैसे ज्वर यानी बुखार का उदाहरण लें। हाँ, स्रोत कहते हैं कि शरद ऋतु यानी पतझड़ और वसंत ऋतु में स्वाभाविक रूप से होने वाला ज्वर, प्राकृत ज्वर जिसे कहते हैं, हाँ, वो सुखसाध्य होता है। शायद इसलिए कि इन ऋतुओं में शरीर की प्राकृतिक दशा ज्वर से लड़ने में सहायक होती है। अच्छा। लेकिन वही ज्वर अगर वर्षा ऋतु में हो तो वो कृच्छ साध्य यानी मुश्किल से ठीक होने वाला बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में पाचन अग्नि मंद होती है, दोषों का प्रकोप स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है, जो इलाज को कठिन बना देता है। अरे ये तो दिलचस्प है। मतलब बुखार तो बुखार है, पर किस मौसम में हुआ इससे उसकी साध्यता बदल गई। बिल्कुल, यही तो इस ज्ञान की गहराई है। सिर्फ रोग का नाम नहीं, उसका पूरा संदर्भ महत्वपूर्ण है। इसी तरह गुल्म रोग, जिसे पेट की गांठ या ट्यूमर जैसा समझ सकते हैं, उसमें खास बात बताई है। अगर रक्त गुल्म, जो खासकर स्त्रियों में होता है, अगर वो पुराना हो जाए तो वो सुख साध्य हो सकता है। पुराना होकर सुख साध्य, ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, ये सामान्य नियम के थोड़ा विपरीत है, क्योंकि आमतौर पर पुराने रोग कृच्छ साध्य या याप्य माने जाते हैं। इसके अपने विशेष कारण होंगे, शायद रक्त के स्वभाव से जुड़े। और प्रमेह का उदाहरण भी है शायद। हाँ, प्रमेह का उदाहरण भी बहुत रोचक है। इसमें मूत्र संबंधी कई विकार आते हैं। कुछ लक्षण मधुमेह से मिलते जुलते हो सकते हैं। तो ये नियमों की सूक्ष्मता दिखाता है। अगर प्रमेह कफ दोष के कारण हुआ हो, कफज प्रमेह, और रोगी की अपनी शारीरिक प्रकृति भी कफ प्रधान हो, यानी दोष और प्रकृति में समानता हो, हाँ, तो भी इसे सुख साध्य माना गया है। ये तो उस पहले नियम से अलग हुआ जहां समानता न होने पर सुख साध्य था। हाँ, ये थोड़ा अलग है। यहाँ समानता होने पर भी रोग सुख साध्य है। शायद कफ की प्रकृति ही ऐसी है कि उसे नियंत्रित करना बाकी दोषों की अपेक्षा आसान हो। लेकिन अगर प्रमेह पित्त दोष के कारण हुआ हो, पित्तज प्रमेह, तो वो याप्य श्रेणी में चला जाता है। याप्य यानी सिर्फ संभाला जा सकता है। हाँ, पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। ये तो मतलब ये हुआ कि रोग का निदान और पूर्वानुमान सिर्फ बीमारी के नाम या लक्षणों पर आधारित नहीं था, बल्कि किस दोष की प्रधानता है, किस ऋतु में रोग हुआ है, रोगी की अपनी शारीरिक बनावट और बल कैसा है, रोग कितना पुराना है, शरीर के किस हिस्से में है। बिल्कुल, ये सब मिलकर तय करते थे कि इलाज कितना कारगर होगा।
ये वाकई एक बहुत ही विस्तृत और कहना चाहिए कि व्यक्तिगत पर्सनलाइज्ड नजरिया है। हाँ बिल्कुल व्यक्तिगत। यहाँ एक और वाक्य है श्रोत में, न ही भेषज साध्यानाम व्याधिनाम भेषजम व्यर्थम भवति। इसका क्या खास मतलब निकालना चाहिए? इसका अर्थ बहुत सीधा और सकारात्मक है। ये कहता है कि जो बीमारियां भेषज साध्या हैं, यानी दवाइयों